अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.3 सम नंबर 7, सम नंबर 8 और सम नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तीनों सम जो है उनकी लेंथ बड़ी होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि वो सम मुश्किल है। लेंथ बड़ी होना मतलब एक ही सम में 2-3 कंसेप्ट एक साथ आ जाएगा। ठीक है, हम वही पुराने काम करेंगे जो अब तक करते आए। अब जरा सम को देखते हैं कि सम ने क्या दिया है और क्या मांगा है। चलिए, इन एन एपी दी हुई चीज पहले से ही एपी है। उस एपी में सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म क्या है मुझे वो नहीं पता, लेकिन 3 कॉन्सेक्यूटिव तीन टर्म जो एक के बाद होते हैं। अगर मैं उन 3 टर्म को जोड़ दूं तो कितना आएगा? 27। ये दिया हुआ है। एक और चीज दी हुई है, एंड देयर प्रोडक्ट इज 507। वही 3 लोग जिनको मैं जोड़ने पे 27 आ रहा था। अब उन्हीं 3 लोगों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई और सम मतलब प्लस, समझ में आ रही ना बात? 3 लोगों को अगर हम जोड़ दें तो 27 आएगा। उसी 3 लोगों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो 504 आएगा। अगर ऐसा हो रहा है पता लगाओ कि वो 3 लोग कौन से हैं। मैं तो क्वेश्चन आधा लिखा हूं, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें लिखा रहेगा अज्यूम दैट 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म बी ए माइनस बी ए प्लस बी। तो ये हमने क्वेश्चन समझ लिया कि क्या दिया है और क्या पूछा है। अब अगर मैं बात करूं कि ये सम किस तरह सॉल्व होगा, तो देखो वो जो उसका दिया हुआ है ना अज्यूम दैट, तो मैं उसके दिए हुए से सबसे पहले असम्पशन कर लूंगा कि हाँ 3 लोग ऐसे ऐसे हैं। असम्पशन बाद उसकी जो पहली कंडीशन है जोड़ने पे 27, उससे मैं एक इक्वेशन फ्रेम करके उसको सॉल्व करके एक अल्फाबेट आ जाएगा। वो अल्फाबेट या तो ए होगा या तो डी होगा। फिर क्वेश्चन ने एक दूसरी कंडीशन भी दिया है, मैं उस दूसरी कंडीशन से इक्वेशन फ्रेम करूंगा, उस इक्वेशन को सॉल्व करके मेरे पास एक और अल्फाबेट आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ वो अल्फाबेट कौन से होंगे, तो ए और डी होंगे। अगर पहले कंडीशन को सॉल्व करने पे अगर ए मिल गया तो दूसरे कंडीशन को सॉल्व करने पे डी मिल जाएगा, या अगर पहले कंडीशन को सॉल्व करने पे डी मिलता है दूसरे में क्या मिल जाएगा? ए मिल जाएगा। लेकिन एट द एंड इक्वेशन फ्रेम करने बाद उसको सॉल्व करने बाद अगर आप देखो तो आपको ए और डी मिल चुका है। फिर क्या है, असम्पशन में वैल्यूज पुट करोगे, ए और डी का अपना क्या जाएगा? आंसर। ठीक है, समझ में आया आपको? तो ये मैंने आपको एक रफ सा आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे करना है। अब उसको फेयर करना है ना। अगर इस तरह के सम आते हैं तो हमारा सबसे पहला स्टेप होगा असम्पशन। और असम्पशन में भी उसने दिया है, आप इसके आगे चेक करो, मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हूँ, उसके आगे आप अगर अपनी टेक्स्ट बुक चेक करते हो उसमें लिखा होगा, है ना। तो मैं उसकी असम्पशन कॉपी कर लेता हूँ। लेट द 3 consecutive टर्म बी, आप बुक चेक तो दिया है, पहला ए माइनस बी, दूसरा ए और तीसरा ए प्लस बी। सही है। क्वेश्चन 3 टर्म को लेके बात कर रहा है कि 3 टर्म को जोड़ दिया जाए तो 27 आएगा, 3 टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 504 आएगा। वो 3 लोग कौन से होंगे? वो फिलहाल 3 लोग ऐसे होंगे। और ये भी मैंने अपने मन से नहीं लाया, क्वेश्चन में दिया था कि हाँ ऐसा मान कर चलो कि 3 लोग यही। अब असम्पशन हो गया है। दूसरी बार में क्या करोगे आप, जो इसकी पहली कंडीशन है उस पहली कंडीशन को ध्यान में रखते हुए इक्वेशन फ्रेम करोगे, एक अल्फाबेट का वेट करोगे। फिर उसका जो दूसरा कंडीशन है, दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन बनाओगे, फिर एक और अल्फाबेट का वेट करोगे। आपको 2 अल्फाबेट मिल चुके होंगे, आपको यहाँ पे पुट कर देना, सॉल्व करके अपना आंसर आ जाएगा। चलो, असम्पशन हो चुका है। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट गिवन कंडीशन, ठीक है, क्या क्या कहता है? पहली कंडीशन क्या है? सम मतलब प्लस, किसका सम? 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का। कौन है वो 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म? यही है ना, ए माइनस बी, पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ये रहे 3 लोग।
अगर इनको जोड़ दिया जाए, या बोलो क्यों जोड़ा जाए, मैं कहूँगा यहाँ पे लिखा हुआ है सब। अगर इन तीन लोगों को जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा, 27। ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ। चलो सॉल्व करो। मैं क्या कर सकता हूँ, मैं माइनस में डी प्लस में डी कैंसिल कर सकता हूँ, सेम टर्म डिफरेंस साइड है ना, तो माइनस में डी प्लस में डी कैंसिल। अब ये जो ए बच गया सब प्लस में है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो एक बार ए, एक और बार ए, एक और बार ए। अगर आप एक साथ देखोगे तो आप बोलोगे 3। अब इन सब में से हमको ए चाहिए, और अगर ए चाहिए तो ए अकेला होना चाहिए ना। इस ए के पास ये 3 एक्स्ट्रा है, इस 3 को इस तरफ भेज दो। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई के फॉर्म में था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, काटो। 3 1 जा 3, 3 9 जा, a इज इक्वल टू 9। क्या आपको एक अल्फाबेट मिल गया? हाँ, तो पहली कंडीशन से इक्वेशन फ्रेम किया, उस इक्वेशन को सॉल्व किया, आपको पहला अल्फाबेट मिल गया। अब दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन फ्रेम करो, उसको सॉल्व करो, आपको एक और अल्फाबेट मिल जाएगा। जैसे ही 2 अल्फाबेट मिलेंगे, आप इस अजम्पशन में पुट करके सॉल्व कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। चलो दूसरी कंडीशन, जितना आसान पहला वाला था उतना आसान दूसरा नहीं होगा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल अप हो जाएगा। देखते हैं, यहाँ लिखो अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। क्या बोलती है दूसरी कंडीशन, कि जिन तीनों को पहले जोड़ा गया था, अब उन तीनों को अब मल्टीप्लाई करो। तो कौन है वो तीन? एक है a माइनस बी, एक है a और एक है a प्लस बी। मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई के लिए मैं मल्टीप्लाई लिखाऊं तो भी चलेगा, या इससे बेहतरीन तरीका है कि आप लोगों को ब्रैकेट में लिखा दो। तो मल्टीप्लाई दिखाओ तो भी मल्टीप्लाई करना है, ये समझ में आता है। ब्रैकेट दिखाओ तो भी मल्टीप्लाई करना है, समझ में आता है। अच्छा होगा क्या, ब्रैकेट दिखाओ। मल्टीप्लाई करने में कितना बोल रहा है क्वेश्चन, 504। ये रहा दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। अब इसको धीमे धीमे करके आगे बढ़ाओ। यहाँ पे a मिल चुका है, यहाँ पे आपको b मिल जाएगा, है ना। आपका जो भी काम होगा वो सिर्फ इसलिए होगा कि कैसे हम b को फाइंड आउट करें। चलो मैं क्या कर सकता हूँ, लिखा ये दोनों, इन दोनों को, है ना, क्या मैं कहूँ, ये दोनों एक जैसे हैं। 2 लोग यहाँ भी है, 2 लोग यहाँ भी, तो ये इक्वल ब्रैकेट आप कह सकते हो। तो इन दोनों को ना मैं इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर देता हूँ, एक एक करके। अब आप बोलोगे क्यों इंडिविजुअल मल्टीप्लाई? ये काफी डिटेल कंसेप्ट है, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई, होल मल्टीप्लाई और कांस्टेंट मल्टीप्लाई। सही है। अगर मैं फिलहाल सब छोड़ छाड़ के आपको खाली इंडिविजुअल समझाऊं, तो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई तब होता है जब लोग सेम हो और साइन अलग हो, है ना। नोट करो, कहीं पे नोट करो। 3 तरह के मल्टीप्लाई होता है, एक इंडिविजुअल, एक कांस्टेंट और एक होल। फिलहाल मल्टीप्लाई करना है, आप बोलोगे हाँ ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो जिस 2 ब्रैकेट को मैं मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ, इनके लोग सेम है और साइन अलग है। ए और डी यहाँ भी मौजूद है, ए और डी यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इनकी साइन क्या है, अलग। तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। ए और ए स्क्वायर माइनस प्लस माइनस डी और डी स्क्वायर। दिखा आपको किस तरह से इंडिविजुअल मल्टीप्लाई किया गया। पहले वाले अल्फाबेट को पहले वाले अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ए और ए स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस डी और डी स्क्वायर। तो इन दोनों ब्रैकेट का काम हो गया। अब बाहर कौन है, 5 0। मैं और क्या कर सकता हूं, तो आप बोलोगे यहाँ पे ना वैल्यूज पता है, तो यहाँ पे पुट जो मिला हुआ ए है ना, उसके बदले 9 लिख दो, है ना। ए के बदले 9, ए का स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर, और डी की तो मैं खोज में हूं इसलिए डी को दिखने दो। सॉल्व करो
ये ब्रैकेट और इस 9 के बीच में कुछ नहीं, मतलब मल्टीप्लाई। तो क्या मैं इस मल्टीप्लाई वाले 9 को यहाँ भेज के डिवाइड दिखा दूँ? हाँ, मैं डी की खोज में हूँ, डी अकेला होना चाहिए। तो धीमे धीमे इनका लोड कम करो। तो मैंने मल्टीप्लाई वाले 9 को डिवाइड में लिख दिया। 9 का स्क्वायर 81 और डी स्क्वायर चाहिए। अब आगे 81 एज इट इज, डी स्क्वायर एज इट इज, काटो। 9 1 9, 9 5 45, 50 का 45 क्या 5, 9 6 54। अब इन सब में से मुझे डी चाहिए, डी को अकेला करना शुरू करो। प्लस वाला 81 जगह चेंज करके -81 हो जाएगा, सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस 81 में से 56 गया 25 और बड़े नंबर की साइन माइनस माइनस कैंसिल। मुझे डी चाहिए, ये जो डी के ऊपर का स्क्वायर है ना वो नहीं चाहिए, सुन रहे हो ना? जैसे देखो यहाँ पे मुझको ए मिला है, वैसे मुझको डी चाहिए, डी के ऊपर का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो मैं उस स्क्वायर को भी एक्स्ट्रा करूंगा और शिफ्ट करूंगा। अब जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो वो रूट बनता है। जैसे +4 शिफ्ट हुआ तो -4, मल्टीप्लाई अगर 4 शिफ्ट हुआ तो डिवाइड 4। तो वैसे ही जब भी स्क्वायर शिफ्ट होता है तो वो रूट बनता है। लेकिन कुछ ऐसे खास सम होते हैं जहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट होकर रूट तो बनता है, साथ ही साथ वहां पे एक प्लस और माइनस भी आता है। सुने फिर से नोट कर। अक्सर ऐसा हुआ है कि स्क्वायर शिफ्ट होकर रूट ही बनता है, लेकिन कुछ ऐसे सेलेक्टिव सम होते हैं जहाँ पे स्क्वायर शिफ्ट होकर रूट के साथ साथ प्लस माइनस भी आता है। ठीक है, कब, क्या, क्यों, ये सब का जो सवाल है ना कि सर कि कब स्क्वायर शिफ्ट होकर प्लस माइनस रूट बनता है या क्यों, उसको हम ऑफलाइन जब अपने लेक्चर शुरू करेंगे ना तब डिस्कस करेंगे। खैर अभी ये याद करके रखो कि हाँ, ये जो कॉन्जिक्यूटिव टर्म वाला सम है उसमें स्क्वायर शिफ्ट करेंगे तो रूट के साथ साथ वो प्लस माइनस भी लेके आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब 25 का रूट 5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। मुझे डी मिल गया, लेकिन एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। जिस तरह से मैंने पहले कंडीशन से इक्वेशन फ्रेम करके पहला अल्फाबेट ए लाया था, उसी ही तरह से मैंने दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन फ्रेम करके दूसरा अल्फाबेट डी लाया। बस फर्क कितना है कि ए की एक ही वैल्यू है पॉजिटिव में और वहाँ पे डी की वैल्यू कितनी आ गई, दो वैल्यू आना, मतलब हमारा जो आंसर है ना उस पर असर आएगा। क्या असर आएगा वो हम बोर्ड पे देखते हैं। चलो फाइंड दैट टर्म देना शुरू करो। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज, क्या है पहला टर्म? a माइनस बी, वैल्यू पुट करो। क्या मैं a जानता हूँ? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं b जानता हूँ? आप बोलोगे हाँ दो है, -5 को बाद में लेके आओ, पहले प्लस के साथ काट लो, सॉल्व कर लो। प्लस माइनस माइनस, 9 में से 5 गया 4, तो बड़े नंबर 32 है। फर्स्ट टर्म मिल गया। देयरफॉर सेकेंड टर्म ए है, क्या मैं ए जानता हूँ? हाँ, देयरफॉर थर्ड टर्म, तो ये लिखा ना पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, तो मैं इन्हीं को लेकर आ रहा हूँ और वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। क्या मैं ये जानता हूँ? हाँ। क्या मैं भी जानता हूँ? हाँ। 9 + 5 14। तो इस तरह से 4, 9 और 14 आपने 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म फाइंड कर लिया। लेकिन ये जो 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म आए हैं वो डी को पॉजिटिव में रखते हुए आया है। हमारे पास डी नेगेटिव में भी तो है ना। अब हम यही पूरे काम फिर से दोहराएंगे, लेकिन डी की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में। यहाँ पे लिखो और, देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस बी। क्या मैं a जानता हूँ? हाँ। माइनस का माइनस। क्या मैं b जानता हूँ? हाँ। लेकिन इस बार b कितना? -5। दो साइन साथ में है तो क्या आ जाएगा? सॉल्व कर लो। 9 का 9, माइनस माइनस प्लस 5, 9 + 5 14।
समझ में आ रहा है? वही काम फिर से होना है, बस पहले हम b +5 पुट कर रहे थे, अब हम b -5 पुट करेंगे। Therefore second term is equal to 8, ये तो एक ही है नहीं, लास्ट में therefore third term is equal to 8 plus b। क्या मैं ये जानता हूँ? हाँ, प्लस का प्लस। क्या मैं भी जानता हूँ? हाँ, दो साइन साथ में है, ब्रैकेट 9 का 9 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 9 में से 5 गया 4 और बड़े नंबर साइन। तो 3 टर्म पहले भी आए 4 9 14 और 3 टर्म बाद में भी आए 14 9 4। इस सम में आपको दो आंसर है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसमें आप देख रहे हो किस तरह से काम हुआ। हमें 2 बार टर्म देना पड़ा, एक बार तब जब हमने d को पॉजिटिव मान के चला और एक बार तब जब हमने b को नेगेटिव मान के चला। आपके दोनों ही आंसर, अगर आप टेक्स्ट बुक के पीछे देखते हो तो आपको दिखेगा 4, 9, 14 so on एंड 14, 9, 4 so on। तो ये रहा आपका सम नंबर 7। हम एक बार फिर से पूरा सम रिवाइज करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या कहा था? क्वेश्चन ने कहा था 3 लोगों को जोड़ दो तो 27 आना चाहिए और वहीं 3 लोगों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 से 4 आना चाहिए। अगर ऐसा है तो पता लगाओ वो 3 लोग कौन से हैं। मैंने क्या बोला? इस तरह के सम में सबसे पहले क्या होता है? एजम्पशन हो गया उसके दिए हुए हिसाब से। फिर पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन एक अल्फाबेट, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन एक अल्फाबेट। उन दोनों अल्फाबेट को पुट करो अजम्पशन में, सॉल्व करो, अपना क्या आ गया आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं सम नंबर 8। सम नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है और क्या मांगा है। अगर मैं ये देखूं कि क्या दिया है तो मेरे पास 2 कंडीशन है। एक कि वो जो 4 लोग हैं उनको जोड़ने पे 12 आ जाए और दूसरा उन्हीं 4 में से तीसरे और चौथे को जोड़ने पे कितना आ जाए? 14 आ जाए। तो मेरे पास 2 कंडीशन है। मांगा क्या है? 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म। ठीक है, चलो अब रिवाइज करो जरा जहन पे जोर दो। तो इस तरह के सम में हम सबसे पहले अजम्पशन करते हैं। अजम्पशन भी हम अपने मन से नहीं करते हैं, क्वेश्चन दिया होता है। देखो अजम्पशन दिया है, शुरू करें। लेट द 4 consecutive term b जो दिया वो लिखो a minus b, a plus b, a plus b। ठीक है, तो अगर इस तरह का सम आए ना, फाइंड 4 consecutive term या फाइंड 3 consecutive term, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? अजम्पशन दिया होता है, मैंने वही तो किया। चलो अब आफ्टर अजम्पशन बाद क्या होता है बोल सकते हो? अजम्पशन बाद पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन को सॉल्व करके एक अल्फाबेट, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करके दूसरा अल्फाबेट। वो अल्फाबेट ए और डी होंगे, ए और डी को पुट करने का, सॉल्व करने का अपना आंसर आएगा। तो इस सम को जब मैं आगे बढ़ाने की सोच रहा हूं तो मेरा मन ऐसा सोच रहा है, अगर कुछ और हुआ तो आगे देख के कुछ और कर देंगे। ठीक है, चलो फिलहाल पहली कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है? पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट गिवन कंडीशन कहती है सम इज 12, मतलब वो जो 4 लोग हैं ना उनका सम कितना है? 12। सॉल्व करो। माइनस में डी प्लस में डी कैंसिल, और कुछ कट रहा है? अब बोले नहीं, चलो प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, सारे प्लस में। चीज कब कटती है? सेम टर्म डिफरेंस है,
अब तो सेम टर्म सेम साइन है तो ये कटेगा नहीं, ये प्लस हो जाएगा। एक बार ए, एक और बार ए, एक और बार ए, एक और बार, 4 बार ए। अब क्या सिर्फ ए ही बचा था? तो आप बोलेंगे नहीं, डी भी तो बच गया है। इस डी को कुछ कट रहा है, कुछ जोड़ रहा है क्या कहीं पे? नहीं, तो ये ऐसे सही। अब आपका दिमाग सोच रहा होगा कि ये क्या हो गया, हमको या तो सिर्फ ए आना था या तो हमको सिर्फ डी आना था। ये तो ए भी आ गया और डी भी आ गया है ना, ये सोच रहे होगे ना। तो मैं आपसे कह दूं कि क्या हर समय जैसा होगा? नहीं। इसके पिछले सम में कंडीशन से इक्वेशन, इक्वेशन को सॉल्व करने पे एक अल्फाबेट आ गया था, लेकिन इस सम में कंडीशन से इक्वेशन तो आया लेकिन इक्वेशन से फिर इक्वेशन नहीं आएगा क्योंकि डी कट रहा नहीं है। बात समझ में आ रही है आपके? तो यहाँ पे आप जिद नहीं करोगे कि नहीं ए ही बचना था या नहीं डी ही बचना था। ए बचा तो भी ठीक, डी बचा तो भी ठीक, अगर दोनों बचे तो भी ठीक। दोनों ही केस में अलग अलग सोच होगी। समझ रहा है? फिलहाल ये जो आई हुई चीज है इसे मैं इक्वेशन कहूंगा। अगर सिर्फ ए मिलता तो वो ए की वैल्यू होती, अगर सिर्फ डी मिलता तो वो डी की वैल्यू होती। यहाँ पे ए और डी कंबाइन है ना, तो ये इक्वेशन है और आप कुछ कर भी नहीं सकते, है ना। आपके पास क्या कोई तरीका है जिससे मैं यहाँ पे ए और डी काट दूं? या अगर आप कहते हो सर इनको प्लस कर दो ना, 4a और 2d 6 हो जाएगा, तो वो नहीं, ये ए वाले लोग, ये डी वाले लोग अन्य की तरह प्लस हो सकते नहीं। तो मैं चाह के भी मैं लाख कोशिश करूं, मैं यहाँ से ए या यहाँ से डिफाइन नहीं कर सकता, मैं इसी ही को आगे बढ़ाऊंगा। जैसे मैं देख रहा हूं कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, मतलब 4 कैसे बनता है? 2 2 से 2 कैसे बनता है? 2 1 से 12 कैसे बनता है? 2 6 है। तो मैं देख रहा हूं हर तरफ 2 है, तो मैं क्या लिखूंगा? डिवाइड बाई, अब 2 ने 2 को काट दिया, 2 ये बचा, फिर 2 ने 2 काट दिया, 1d बचा, फिर 2 ने 2 काट दिया, 6 बचा। मेरे पास ए और डी मिल रहे हैं, मैं चाह के भी किसी एक को नहीं फाइंड कर सकता, इसलिए मेरा इक्वेशन नंबर समझ आ रही है? समझ में आ रही है बात? अब सम ने थोड़ा सा करवट लिया है, अब सम पिछले सम जैसा नहीं रहेंगे। अब मैं कहूंगा पहले कंडीशन से पहला इक्वेशन आएगा, इसके आगे दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन। 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन आ गए। हाँ, अब 2 इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे? लोगों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, एडिंग सब्ट्रैक्टिंग। साइमल्टेनियस के एंड में आपको ए और डी मिलेगा, उस ए और डी को इसके अंदर पुट करके अपना क्या जाएगा? आंसर। तो बात समझ में आई, सम कैसा सॉल्व होगा, है ना। अब आगे आप बोलोगे पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू सेकेंड गिवन कंडीशन। क्या बोलती है दूसरी कंडीशन? बोलती है कि अगर तीसरे और चौथे खंड को जोड़ दिया जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तीसरे और चौथे को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आएगा? 14। जिस तरह से पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आ गया था, उसी ही तरह से मैं चाह रहा हूं दूसरे कंडीशन से दूसरा इक्वेशन भी आ जाए। चलो, कुछ कट रहा है क्या? नहीं। एक बार ए, एक और बार ए, 2 बार ए, 2 बार डी, एक बार डी, 3 बार डी। देखो फिर से ए और डी साथ में मिला है, सिर्फ ए अलग से या सिर्फ डी अलग से नहीं मिला है, फिर से ए और डी साथ में मिला है, तो मैं इसे भी इक्वेशन नंबर 2 करूंगा। जरा सा सम पे नजर डालो फिर से कि हमने अब तक क्या किया है। मैंने सबसे पहले असम्पशन कर लिया हूं पहली कंडीशन से पहला इक्वेशन आ चुका है, दूसरी कंडीशन से दूसरा इक्वेशन आ चुका है। इसके आगे क्या किया जाए? दिमाग पे जोर दो। मैंने हमेशा कहा हूं कि जैसे ही आपको 2 इक्वेशन मिल जाते हैं, आप आगे चल के फटक से उस 2 इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए साइमल्टेनियस वाला कंसेप्ट अप्लाई करते हो। मैं यहाँ पे भी वही करूँगा, मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं आगे बढ़ूंगा, साइमल्टेनियस वाला कंसेप्ट यूज करूंगा,
साइमल्टेनियस के कंसेप्ट में आखिरी में ए और डी मिल जाएगा। जैसे ए और डी मिलेगा, इसमें पुट करने का बारी बारी करके सॉल्व करने अपना क्या आ जाएगा। अब अगर बात हो रही है साइमल्टेनियस कि हम साइमल्टेनियसली कैसे करना है, तो अगर किसी सब में आपको साइमल्टेनियस अप्लाई करना है तो सबसे पहला स्टेप होता है ये देखना कि क्या हमारे पास दो इक्वेशन है। हमारे पास दो इक्वेशन है। अब वो जो दो मेरे पास अवेलेबल इक्वेशन है ना, उसको मैं चाहता हूं कि वर्टिकली अरेंज कर लूं, ऊपर नीचे लिख लूं। अब ऊपर नीचे लिखने के लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? क्या शर्त है? या तो उसका ए सेम हो जाए या तो उसका बी सेम हो जाए। तो देखो ए सेम है ना, या मैं कहूं कि मैंने डिवाइड ही इसलिए किया था ताकि आगे चल के ए सेम दिखे। तो हर चीज का एक मकसद होता है। तो अगर आप ये सोच लोगे ना कि सर क्यों डिवाइड कर दिया अचानक से, तो मैंने यहाँ पे डिवाइड ही इसलिए किया था ताकि ए क्या हो जाए, सेम। ए सेम है, मैं वर्टिकली अरेंज कर सकता हूँ। अरेंज करके एडिंग हुआ तो एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग हुआ तो सब्ट्रैक्टिंग। एडिंग या सब्ट्रैक्टिंग करने के बाद आपको एक अल्फाबेट मिलेगा, पुट करना एक और अल्फाबेट मिलेगा। वही दो अल्फाबेट मेरे ए और डी होंगे। समझ के बढ़ाते हैं, पहले अरेंज कर लेते हैं। 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 14। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर अरेंज कर लिया। अब अरेंज करने के बाद या तो एडिंग होगा या तो सब्ट्रैक्टिंग होगा। अगर मैं शर्त के हिसाब से देखूं तो यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग की शर्त पूरी हुई है। जो सेम है उसकी साइन भी सेम है। तो ऐसे केस में क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग होता है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन है। अब अगर आप सब्ट्रैक्टिंग ही कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्टिंग का एक इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? सब्ट्रैक्टिंग से लोअर सीरीज की साइन चेंज होती है। ये आपका अपर सीरीज है, ये आपका लोअर सीरीज है। लोअर सीरीज की साइन चेंज, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। सॉल्व करते चलो, आप ए और डी तक पहुंच जाओगे। प्लस में ए, प्लस में 2a, माइनस में 2a कैंसिल, प्लस माइनस माइनस। 3 बार डी में से एक बार डी गया, 2 बार डी और बड़े नंबर की साइन। प्लस माइनस माइनस, 14 में से 6 गया 8 और बड़े नंबर की साइन। माइनस माइनस कैंसिल, मुझे डी चाहिए। डी के पास जो 2 है वो नहीं चाहिए, मल्टीप्लाई वाला 2 डी बनेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा। क्या डी मिल गया? हाँ। अब इसी ही डी को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। आप चाहो तो 2 में भी पुट कर सकते हो, दोनों ही जगह आंसर सेम आना है। मैं 1 में इसलिए पुट कर रहा हूं कि 1 ज्यादा आसान है। 2 का 2, a तो मुझे चाहिए, b के बदले 4 और 6 का 6। देख रहे हो? 2 का 2, a तो मुझे चाहिए, प्लस का प्लस, b के वैल्यू कितनी थी 4, तो 4 इज इक्वल टू 6 का 6। a चाहिए, a अकेला होना चाहिए, प्लस वाला 4 माइनस मल्टीप्लाई वाला 2 डिवाइड। 6 में से 4 गया 2, 2 1 जा 2 1 जा, a इज इक्वल टू 1। दिखा? अरे दिखा। इस तरह से मैंने a भी फाइंड कर लिया और b भी फाइंड कर लिया। अब क्या है, चलो मांगा ऊपर क्या मांगता है, फाइंड 4 क्वांटिटेटिव टर्म। देयरफॉर फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू a माइनस d, है ना? चलो, क्या मैं a जानता हूं? हाँ, माइनस का माइनस। क्या मैं d जानता हूं? हाँ। सॉल्व करो। प्लस माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3 और बड़े नंबर की साइन। देयरफॉर सेकेंड टर्म इज इक्वल टू a। क्या मैं a जानता हूं? हाँ। देयरफॉर थर्ड टर्म इज इक्वल टू a प्लस b। क्या मैं ये जानता हूं? हाँ। क्या मैं d जानता हूं? हाँ। 1 4 5। देयरफॉर फोर्थ टर्म इज इक्वल टू a प्लस 2d। a का 1 प्लस का प्लस 2 का 2, d की वैल्यू 4। सॉल्व कर लो। 1 का 1, 2 4 जा 8।
तो ये आपका पहला कॉन्सेक्यूटिव टर्म, ये आपका दूसरा, ये आपका तीसरा और ये आपका चौथा। सही है, समझ में आ रहा है? फिर आप कहोगे सर पिछले सम में तो आपने 2 बार कॉन्सेक्यूटिव टर्म फाइंड किया था, तो मैं कहूंगा पिछले सम में जो डी की वैल्यू थी वो 2 थी, एक प्लस में 5 और एक माइनस में 5। क्या यहाँ पे डी की वैल्यू 2 है क्या? नहीं, एक ही प्लस में है ना। तो जब डी की वैल्यू 2 आए, प्लस में भी आए और माइनस में भी आए, तो हम उस केस में इस वाले पार्ट को 2 बार सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस को रखते हुए और एक बार माइनस को रखते हुए। और जब डी की वैल्यू एक ही है प्लस में, तो एक ही बार सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो इस तरह से आपका सम नंबर 8 फिनिश। अब आगे चलते हैं सम नंबर 9 की तरफ। देखो हर सम एक जैसे नहीं होते। जो इससे पहले मैंने आपको सम नंबर 7 और 8 करवाया था, वो 2 सम अलग थे। वहां पे हमसे कभी 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म की मांग हो रही थी, तो कभी हमसे 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म की मांग हो रही थी, तो उसके स्टेप्स अलग थे। अब अगर मैं इस सम नंबर 9 को देखूं, तो यहाँ आप देख लो पूरे गिवन में या पूरे टू फाइंड में कहीं भी आपको 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म या 4 कॉन्सेक्यूटिव टर्म का जिक्र नहीं हो रहा है। कहना ही चाह रहा हूँ कि जो सम नंबर 9 है वो सम नंबर 7 और सम नंबर 8 से एकदम अलग है। अब क्या अलग है आप बोर्ड पे देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या मांग रहा है या क्वेश्चन क्या दे रहा है। क्वेश्चन कहता है एक टर्म है 9th टर्म, उसकी वैल्यू 0 है। एक टर्म की वैल्यू दिया है, 2 टर्म नहीं है, एक टर्म की वैल्यू दिया है। बदले में मुझे साबित करना है कि जो 29वां टर्म है वो दुगना है 19वें टर्म के। जो 29th टर्म है विल बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स 19th टर्म। तो कुछ चीजें दी हैं और कुछ चीजें साबित करना है। अब कैसे काम करेंगे, देखो कैसे काम करेंगे। अगर मेरे पास 2 टर्म की वैल्यू दी होता है ना, तो काम बहुत आसान हो गया होता। हमको 2 टर्म की वैल्यू अगर दिया होता तो हम 2 इक्वेशन फॉर्म कर लिए होते और अपना मामला हल हो गया होता। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि हमारे पास एक ही टर्म की वैल्यू दिया हुआ है। अब उसी ही टर्म से सारा काम करना है। देखो मैं क्या काम करूँगा। देखो एक टर्म की वैल्यू दिया है, मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। बोलो 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 बोलो। एक टर्म की वैल्यू दिया है, मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। बोलो एक टर्म की वैल्यू दिया है, मैं एक इक्वेशन फॉर्म कर लूंगा। मैं जब भी इक्वेशन फॉर्म करता हूं तो मैं टीएन के फॉर्मूले के सहारे फॉर्म करता हूं, है ना। चलो तो शुरुआत करेंगे टीएन के फॉर्मूले से। मैंने कहा था हमेशा मैं जब भी इक्वेशन फॉर्म करता हूं तो मैं टीएन के फॉर्मूले के सहारे इक्वेशन फॉर्म करता हूं। इस टीएन को T9 पे चेंज करो क्योंकि T9 वाली वैल्यू दिया हुआ है। ये मैं नहीं जानता, एक बार n को 9 से बदला गया तो आगे भी n को 9 से ही बदला जाएगा। जिस तरह से मैं a नहीं जानता उस तरह से मैं d नहीं जानता। T9 को बदलना होगा क्योंकि T9 की वैल्यू दी हुई है। 9 में से 1 या 8, 8 into b 8। सीधा कर लो, a plus 8b is equal to 0। इसमें से ना अब जरा ध्यान देने का सीधा करने बाद, दैट इज दिखा के सीधा कर लो। सीधा करने बाद अक्सर ऐसा हुआ है कि मैंने इसको 1 दे दिया, लेकिन इस समय मैं 1 नहीं दूंगा। मेरे पास थोड़ी ना 2 इक्वेशन है, मेरे पास एक ही इक्वेशन है, एक ही गिवन, एक ही इक्वेशन। अब इसी ही इक्वेशन से सारा काम करना है तो मैं इसको 1 नहीं दूंगा। मैं इस इक्वेशन से a निकाल दूंगा। मैं इस इक्वेशन से a निकाल लूंगा, मतलब a को ढूंढ लूंगा। प्लस वाला शिफ्ट हुआ तो क्या बन जाएगा, माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको बोलने का इक्वेशन नंबर। आ रही बात समझ में। देखो हर सम एक जैसा नहीं होता। अगर आप इस उम्मीद में थे कि इसमें भी साइमल्टेनियस वाला कंसेप्ट फॉलो होगा तो मैं कहूँगा गलत सोच थी वो आपकी। साइमल्टेनियस कब, जब 2 इक्वेशन होता है। 2 इक्वेशन कब, जब 2 टर्म की वैल्यू दी जाती है। क्या यहाँ पे 2 टर्म की वैल्यू दिया हुआ है? नहीं। समझ रहे हो ना आप? तो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे, एक टर्म की वैल्यू दिया हुआ है, एक इक्वेशन। अब उसी ही इक्वेशन में से क्या निकाल दोगे, a, और ये a आगे चल के बहुत जगह काम करेगा। यहाँ तक का काम समझ में आपको?
आगे चलते हैं। क्या मुझे जैसा साबित करना था वैसा आया? नहीं, साबित करना है ये और हम यहाँ पे करते हुए हैं, मतलब और काम होना है। अब और काम क्या होना है? देखो और काम क्या होना है। जिस तरह से मैंने T9 के लिए काम किया ना, उसी तरह से मैं T29 के लिए भी काम कर लूंगा और उसी तरह से मैं T19 के लिए भी काम कर लूंगा। सुने, जिस तरह से मैंने T9 के लिए काम किया हूं उसी तरह से मैं T29 के लिए भी काम कर लूंगा और उसी तरह से मैं T19 के लिए भी काम कर लूंगा। अब ये क्यों क्या प्रूफ में जिक्र हो रहा है ना, सम के जिक्र हो रहा है ना, इसलिए हम जिनका जिक्र हो रहा है उनके लिए काम भी करेंगे। हाँ, चलो क्या काम करेंगे? T का T, अब N को बदलो 29 से, A का A, एक बार N को 29 से बदला गया तो आगे भी N को 29 से ही बदला जाएगा। यहाँ पे T9 बदल गया था क्योंकि मुझे T9 की वैल्यू पता थी। यहाँ पे T29 नहीं बदलेगा क्योंकि मुझे T29 की वैल्यू पता नहीं। A का A 29 में से बन गया 28 इंटू D, 28D। अब जरा ध्यान से मैं क्या कर सकता हूं? तब बोलोगे क्या A पता है? हाँ, मैं इसमें लिखने वाले A को बदल दूंगा A की वैल्यू से। ठीक, मैं तो लिखूंगा, सॉल्व करो। T29 प्लस माइनस 28 D में से 8 दिए गया, 20 D और बड़े नंबर की साइन, इसको बोलने का इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ रहा है? आ रही बात समझ में? अब आगे जो काम आपने T29 के लिए करे हो सेम वही काम आप दोहराओगे किसके लिए? T19 के लिए। जिस तरह से आपको एक T29 की वैल्यू मिल गई है उसी तरह से आपको आगे चल के T19 की भी वैल्यू मिल गई और फिर क्या होगा वो सब में लिखिए। चलो, T का T19 के लिए काम हो रहा है ना, तो N को बदलेंगे 19 से। A का A, एक बार N को 19 से बदला गया तो आगे N को 19 से ही बदलेंगे। क्या मैं T19 बदल सकता हूं? नहीं, क्योंकि मैं कहीं T19 की वैल्यू नहीं जानता। A को लिखने दो, 19 माइनस 1 18 इंटू D, 18D। मैं अब क्या कर सकता हूँ? तो आप बोलोगे ऊपर A को माइनस 8D से बदला गया था, यहाँ भी A को दिख रहा है की वैल्यू है ना। मैं A को इसलिए यहाँ पे ढूंढ के रखा हूं ताकि आगे बदल सकूं और मैं बदल रहा हूं। प्लस का प्लस 18D यहाँ पे लिखूंगा फ्रॉम 1, है ना, वैल्यू हम 1 से उठा रहे हैं ना। सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस 18D में से 8D गया, 10D और बड़े नंबर की साइन, इसको बोलने का क्या रहा? ठीक है, सम थोड़ा सा देखें क्या क्या हुआ है। देखो T9 का जिक्र हो रहा था, मैंने T9 का इक्वेशन फॉर्म कर लिया, उस इक्वेशन में से मैंने A को ढूंढ लिया। आगे T29 का जिक्र हो रहा था, मैंने T29 की वैल्यू फाइंड कर लिया। T19 का जिक्र हो रहा था, मैंने T19 की भी वैल्यू फाइंड कर लिया। मैंने बहुत सारा काम कर लिया, लेकिन क्या मैं जैसा साबित करना है वैसा दिखा पाया? क्या मैं जैसा साबित करना है वैसा दिखा पाया? नहीं ना। अब मैं जैसा साबित करना है उसके लिए काम करूंगा। तो आप बोलोगे क्या करोगे? देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइड इक्वेशन 2 and 3। क्या लिखूंगा मैं? क्या लिखूंगा? डिवाइड इक्वेशन 2 and 3। फिर अगर आप बोलते हो कि क्यों डिवाइड करेंगे, तो मैं बोलूंगा साबित जैसा करना है उसके लिए कोई ना कोई तो मूवमेंट लेनी पड़ेगी ना। तो जैसा साबित करना है वैसा लाने के लिए मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा। किसको डिवाइड करने की बात हो रही है? दूसरे और तीसरे को ना। चलो, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। कैसे? लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड।
तो T29 के नीचे आ जाएगा T19 और 20B के नीचे आ जाएगा 10B, है ना। इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, उधर वाले को राइट हैंड साइड कहा जाता है। इधर वाले को लेफ्ट हैंड साइड कहा जाता है, उधर वाले को राइट हैंड साइड कहा जाता है। तो हाँ मैं डिवाइड कर रहा हूँ, लेकिन कैसा, लेफ्ट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड, तो T29 के नीचे T19, राइट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड 20B के नीचे 10। अब मैं क्या कर सकता हूँ, तो आप बोलोगे T29 और T19 अलग अलग चीज है। इधर आ जाओ, 10 1s are 10 सही, और D और D कैंसिल। मेरे पास कट के जो बच गया है उसको देखो और जैसा चाहिए उसको देखो। देख रहे हो, मेरे पास कट के जैसा बच गया है उसको देखो और जैसा साबित करना है उसको देखो। क्या मैं इस वाली चीज को ऐसा बना सकता हूं? अब बोलोगे हाँ आराम से। इस नीचे वाले को, इस डिवाइड वाले को शिफ्ट कर दो तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई। क्या मैं रुक जाऊं? हाँ, जैसा साबित करना था वैसा आ गया। और ये आपका सम नंबर 9 फिनिश। मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 फिनिश करा दिया। आप मेरा कराया हुआ 3.1, 3.2, 3.3 बार बार प्रैक्टिस करो। मैं हर लेक्चर में यही कहता हूँ, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि जो जो चीज़ हो रही है ना वो आपके जहन में बस जाए। ठीक है, अब हम हमारे अगले लेक्चर में 3.4 करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।